ओके, सो एक और हम क्वेश्चन उठाते हैं। बेसिकली इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इसको किस मेथड पे बनाना है? आपको सीपीपी यानी कि करेंट परचेजिंग पावर टेक्निक के बेसिस पे आपको इस प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर करते हुए आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बना हुआ है। वी हैव रेवेन्यू, वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी हैव एक्सपेंसेस में वेजेस एंड सैलरी दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। ये सारे ये रेवेन्यू है, इसमें से कॉस्ट हमने माइनस कर दिया और सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। आ गया हमारे पास नेट इनकम। नेट इनकम में से इसने डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड पे करने के बाद जितना भी इनकम होगा वो कहां जाएगा? मेरे रिटेन अर्निंग में। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट, जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको इसी इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें? सीपीपी मेथड पे। ठीक, और आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपके पास ओपनिंग रेट है, आपके पास एवरेज रेट है, आपके पास क्लोजिंग रेट है, आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंटरेस्ट डिविडेंड जो पे हुआ है वो एट द एंड पे हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट कब हो रहा है? एकदम लास्ट में हो रहा है। और आपको दिया हुआ है बिल्डिंग परचेज का इंडेक्स रेट दिया हुआ है 50, यानी कि जब बिल्डिंग परचेज की गई थी तो उस समय उसका इंडेक्सेशन रेट कितना था? 50 था। और अब आपसे कह रहा है कि आप इसको सीपीपी मॉडल में क्या कीजिए? कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू ओपनिंग में भी हो सकता है, क्लोजिंग में भी हो सकता है और थ्रू आउट द ईयर भी हो सकता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब पूरे महीने हमारा सेल होता रहता है। तो सेल के लिए जो हम रेट इस्तेमाल करेंगे, द रेट विल बी द एवरेज रेट। द रेट विल बी द एवरेज रेट, बिकॉज द सेल जो हमारी होती है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर होती है। ओके सर, नाउ द सेकेंड थिंग इज ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो वी नो कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा किस रेट पे होता है? सर ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो मेरा ओपनिंग रेट पे होगा। जो नेट परचेज होगा सर वो मेरा एवरेज रेट पे होगा। अब मामला फंसा है कि सर मैं क्लोजिंग स्टॉक किस रेट पे लिखूं? किस रेट पे क्लोजिंग स्टॉक लिखूं? तो आपको पिछला वीडियो मेरा याद होगा जिसमें हम लोगों ने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हम लोगों ने समझा था। तो उसमें मैंने बताया था कि आपके पास दो मेथड होता है साहब, आप फीफो लगा सकते हैं और आप लीफो लगा सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं फीफो लगाऊंगा, अगर मैं क्या लगाऊंगा? फीफो लगाऊंगा, तो फीफो का मतलब कि जो 8000 का ओपनिंग स्टॉक था वो ऑलरेडी सेल हो गया। इस जो 6000 बचा है वो पूरा का पूरा किसका होगा? परचेज का होगा। ध्यान से समझना, मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूं। वी हैव क्लोजिंग स्टॉक 6000, हमारे पास 6000 की क्लोजिंग स्टॉक है। हम फीफो लगा रहे हैं। फीफो का मतलब होता है कि जो ओपनिंग स्टॉक था वो पहले निकला होगा और जितना भी क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो किससे बचा होगा? परचेज से बचा होगा। तो इसका मतलब कि क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक को हम किस रेट पे लिखेंगे? सर क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे हम एवरेज रेट पे, अगर 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 हम इसको लगाएंगे किस पे? फीफो पे। सर क्या लीफो पे लगाने पे आंसर बदल जाएगा? क्या लीफो से चेंज जाएगा आंसर? तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि लीफो जब हम लगाएंगे तो कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कितनी की क्लोजिंग स्टॉक है? 6000 की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी परचेज वाला आया होगा वो सब बिक गया होगा। ये पूरा का पूरा किसका होगा? ओपनिंग स्टॉक का होगा। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 6000 है और हम लास्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं, इसका मतलब कि जितना भी परचेज किए होंगे वो सब के सब सेल हो गया होगा। मैंने 62000 की सेल की है, 62000 का मतलब हो गया कि 60000 परचेज में से चला गया होगा और 2000 किस में से गया होगा? ओपनिंग स्टॉक से। यानी कि जितना भी 6000 बचा है वो पूरा का पूरा किसका होगा? ओपनिंग का। अगर मैं लीफो लगाऊंगा तो, लेकिन अगर मैं फीफो लगाऊंगा तो इस 62000 में से सबसे पहले 8000 ओपनिंग स्टॉक बेच दिए होंगे और बाकी बचा हुआ 54000 किस में से गया होगा? परचेज में से। इसका मतलब कि जो 6000 क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो पूरा का पूरा किसका रहा होगा? परचेज का रहा होगा। ठीक, तो एक छोटी सी बस चीज है, अगर फीफो होगा
तो परचेस का होगा, और अगर लीफो होगा तो वो ओपनिंग स्टॉक का होगा। सिंपल। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का ही पूरा होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछला एग्जांपल देखा था आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक वाला, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ पोर्शन उसका परचेस का था और कुछ पोर्शन उसका ओपनिंग का था। ठीक है। सो यहां पे अगर मैं फीफो लगाऊंगा तो कौन सा रेट इस्तेमाल करूंगा? एवरेज। और अगर मैं लीफो लगाऊंगा तो यहां पे कौन सा रेट इस्तेमाल करूंगा? वेरी गुड, ओपनिंग रेट। ठीक है सर। अब हमें दिया हुआ वेरिएबल सैलरी, तो मुझे पता है कि वेरिएबल सैलरी थ्रू आउट द ईयर होता है, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट। ठीक। अदर एक्सपेंसेस में हमको दिया हुआ है तो ये भी हमारा थ्रू आउट द ईयर होगा, तो एवरेज रेट। उसके बाद से डेप्रिसिएशन, देखो ध्यान से, डेप्रिसिएशन लगता है बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग जब खरीदे थे तो बिल्डिंग का रेट कितना था? 50, तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी किस पे होगा? 50 के रेट पे, यानी कि ये हो जाएगा 50 पे जो बिल्डिंग का रेट होगा। ठीक। इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर पेड एट द एंड, यानी कि हम इसको कब पे कर रहे हैं? एंड में पे कर रहे हैं। और नॉर्मली याद भी रखिएगा आप लोग कि अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है तो हम ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट पे हुआ है और जो डिविडेंड पे हुआ है वो कब हुआ है? लास्ट में पे हुआ है। ठीक है। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमारा कब पे हो रहा है? लास्ट में। इसका मतलब कि अगर लास्ट में पे हो रहा है तो हम लोग कौन सा रेट लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा रेट लेंगे? क्लोजिंग रेट। ठीक। नेट इनकम मेरा निकल जाएगा। डिविडेंड, अब बताओ जरा, डिविडेंड भी कब पे कर रहे हैं? लास्ट में। तो अगर लास्ट में हम डिविडेंड पे कर रहे होंगे तो डिविडेंड के लिए भी कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड बेटा, क्लोजिंग रेट। ठीक। काम खत्म। अब तो बस मेरा कैलकुलेशन बाकी है, तो यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, तो 90,000 इंटू क्लोजिंग रेट कितना है? 200, और एवरेज कितना है? 150। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 12,000, सॉरी 1,20,000। ठीक। अब हम ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 8,000, तो 8,000 इंटू 200 बटे में 100, क्योंकि 100 हमारा ओपनिंग रेट है, तो ये हो जाएगा मेरा 16,000। ठीक। देन वी हैव नेट परचेज 60,000 है, तो एवरेज रेट यानी कि 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 बटे में 150, यानी कि 80,000। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए एवरेज रेट होता है, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 बटे में 150, $8,000। ठीक। उसके बाद से हमारे पास क्या है? वेजेस एंड सैलरी है एवरेज रेट, यानी कि 6,000 इंटू 200 बटे में 150, ये भी 8,000। देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस 4500, इसके लिए भी एवरेज रेट यानी कि 4500 इंटू 200 बटे में 150। इसके लिए हमारा 50 वाला रेट यानी कि 700 इंटू 200 बटे में 50, 2800। ये तो क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का मतलब कि जितना होगा उतना ही ले लेंगे, यानी कि यहां पे लिख भी सकते हो आप 300 इंटू 200 बटे में 200, तो ये 300 ही रहेगा। ठीक। अब हम फटाक से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये माइनस में है। ठीक। तो इसको हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं, 16,000, 80,000 और 8,000। ठीक। तो पहले इसका हम लोग फिगर बता देते कितना आएगा। ये आ जाएगा 88,000। ठीक। और ये सब बाकी माइनस में, तो 88,000 प्लस 8 से 14 तो 16,000, 17,100, 1,05,100 माइनस 1,20,000, 14,900। ठीक। फिर मुझे पता है डिविडेंड लास्ट में पे होता है, लास्ट पे का मतलब हो जाएगा आपका क्लोजिंग रेट यानी कि 4,000
इंटू 200 बटे में 200, तो ये हो जाएगा 4000, यानी कि ये आ जाएगा आपका 10,900। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इन्फ्लेटेड अमाउंट से आंसर 10,900। है ना आसान? ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी इनकम स्टेटमेंट देखा है वैसे ही एक हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, और अब एक और हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसपे हमारा क्या होगा, सारे के सारे बैलेंस शीट के भी अमाउंट होंगे। ठीक, तो आपको इसे नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, कोई इश्यू होगा तो देन वी विल रिजॉल्व। Okay, so let's take an comprehensive example. I guess अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो आई डोंट थिंक इससे कुछ टफ चीजें बन सकती हैं। So let's start with the numerical. आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और एक क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट। ठीक, इनकम स्टेटमेंट में आपके पास है रेवेन्यू है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5000, देन आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिया हुआ है 800, डेप्रिसिएशन है 1500 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 31/12/2002 को पे हुआ है, यानी कि लास्ट डे ऑफ द ईयर क्या हुआ है, पे हुआ है। कितना पे हुआ है, 600। ये आपका टोटल आ गया इनकम, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 2100। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगी, ये तो आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दिया है। इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ हमें क्या दिया है, बैलेंस शीट भी, और बैलेंस शीट हमको ये दिया हुआ है पिछले साल की, यानी कि लास्ट ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 2001 तक की है। ठीक, पिछले बार की बैलेंस शीट हमको दी हुई है जिसमें आपके पास मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, शेयर कैपिटल है, 10% डिवेंचर्स 6000 का है और क्रेडिटर से कितने 3600 गए। ठीक, देन इंफॉर्मेशन आपको दो दिया हुआ है, एक आपके पास दिया है कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जितने थे डेटर उतने क्रेडिटर थे उतने कांस्टेंट बने हुए हैं। एंड ओपनिंग रेट आपको दिया हुआ है 200, एवरेज रेट दिया हुआ है 240 और क्लोजिंग रेट दिया हुआ है 300। सो वी हैव रेट्स गिवन एंड इट्स सेइंग क्रेडिटर्स एंड डेटर्स आर कांस्टेंट। जब ये बोलता है आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर कांस्टेंट, देन व्हाट इट मींस कि जितने पहले थे उतने अभी भी हैं। इट मीन्स कि पिछले साल अगर 1200 थे तो इस बार भी कितने हैं, 1200 है, और पिछले बार अगर 3600 है तो इस बार भी कितने हैं, 3600 है। ठीक, सो देयर इज नो एनी चेंजेस। अच्छा, इसका एक और मतलब है कि ये जो सेल हुआ होगा, जब हम कहते हैं कि हमारे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जितने थे उतने ही हैं। इसका मतलब कि ये जो 10,000 की सेल हुई होगी ये पूरी की पूरी कैश सेल होगी, क्योंकि अगर ये क्रेडिट सेल होती तो अगर क्रेडिट सेल होते तो मेरे डेटर बढ़ते ना, लेकिन मेरे डेटर बढ़ नहीं रहे, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि ये 10,000 टोटल क्या होगा, कैश सेल होगा। सेम इंप्लाइज विथ द परचेज ऑल्सो। टोटल परचेज जो हुई होगी वो किसमें हुई होगी, कैश के थ्रू हुई होगी। ठीक, ओके सर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के इतने टोटल हैं और ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। तो आइए पहले काम करते हैं, हम एक रीस्टेटेड इनकम स्टेटमेंट बना दें जो कि हम लोगों ने बनाया भी था पहले। सो यहां पे हम लोग एक कन्वर्जन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी हैव कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक, कन्वर्जन रेट हमारा ये हो जाएगा, और फिर हमारे पास होगा यहां पे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और जो अमाउंट आएगा, और यहां पे हमारा अमाउंट। अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले एक क्वेश्चन इस तरह का किया था, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग मुझे बताओगे मेरे से पहले रेवेन्यू के लिए कौन सा रेट इस्तेमाल करते हैं। सर वेरी इजी, एवरेज रेट। और ओपनिंग स्टॉक, चूंकि मैं फीफो लगा रहा हूं तो फीफो के लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए हमारा रहेगा ओपनिंग रेट।
नेट परचेज के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज रेट, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी हमारा हो जाएगा एवरेज रेट। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक। देन वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है कि एवरेज रेट, कुछ नहीं मेंशन है तो एवरेज रेट मानेंगे। देन वी हैव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग लेंगे मशीन का। तो क्या कहीं मशीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या कि मशीन के लिए हमारे पास कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? नहीं, मशीन के लिए हमारे पास कोई एज सच इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मशीन के लिए कोई रेट देता कि भाई इस रेट पे होगा, तब हम वो रेट लेते, लेकिन मशीन के लिए कोई रेट नहीं बोला, इसका मतलब कि मैं इसके लिए यूज करूंगा ओपनिंग रेट, पिछले बार वाली ओपनिंग रेट। देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवेंचर्स आर पेड ऑन 31 दिसंबर 2002, यानी कि लास्ट डेट पे हो रही है। तो लास्ट डेट का मतलब कौन सा रेट होगा, क्लोजिंग रेट। सो एक हम लोग रीस्टेटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाक से, सॉरी इनकम स्टेटमेंट। सो वी हैव 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग रेट वी हैव 300, और हमारे पास ये रेट क्या है 240, ठीक। देन वी हैव ओपनिंग रेट, सॉरी ओपनिंग रेट इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास अमाउंट है 2400 इंटू 300 बटे में 200। इसके लिए हम लोग एवरेज रेट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 4600 इंटू 300 बटे में 240। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक के लिए एवरेज रेट, यानी कि 5000 इंटू 300 बटे में 240, ठीक। देन वी हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एवरेज रेट, यानी कि 800 इंटू 300 बटे में 240। देन वी हैव डेप्रिसिएशन 1500 इंटू 300 बटे में 240। एंड देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये तो क्लोजिंग दिन के पे हुआ है, तो जब क्लोजिंग पे हुआ है तो इसके लिए क्लोजिंग रेट, यानी कि 600 इंटू 300 बटे में 300। कितना आसान है। अब हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 12,500, ये आ जाएगा आपका 3600, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, ठीक। ये आ जाएगा आपका 5750, 4600 बटे में 240 इंटू 300, 5750, 5750। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, तो 5000 बटे में 240 इंटू 300, 625। अच्छा हमारे पास ये 5000 नहीं है, सॉरी ये 2000 है, ठीक है, सॉरी 2000 है ना हमारे पास। तो 2000 डिवाइड बाई 240 इंटू 300, 2500। तो फिर 5750 प्लस 3600 माइनस 2500, 6850 माइनस में। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा 12,500 में से, then we will get 5650. We have 5650 gross profit. Then we have 800 by 240 into 300. We have 1000. Then we have 1500 बटे में 240 इंटू 300, 1875, और फिर यहाँ पे 600। तो 5650 माइनस 1600 माइनस 1875, वी हैव 2175। ये हमारा हो गया नेट इनकम, ठीक है।
ये हमारे पास नेट इनकम आ गया 2175। 12,500, 3600, 5750, 2500, सॉरी डेप्रिशिएशन यहाँ पे हमारे गड़बड़ है। ओपनिंग रेट इस्तेमाल करेंगे ना, ओपनिंग रेट, तो ओपनिंग रेट हमारे पास कितना है, सॉरी इट विल बी 200, सॉरी। सो अगर हम 200 करेंगे तो 1500 बटे में 200 इंटू 300, एक इसको करेक्शन कर देना, ये 2250 आएगा। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन है, 2250 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रेट बोला है ना, तो वी विल कंसीडर ओपनिंग रेट, तो हम लोगों ने एवरेज रेट को लिख दिया। ठीक, सो 5650 माइनस 1000 माइनस 2250 माइनस 600, 1800, सो वी हैव 1800 विथ अस। ठीक, ये हो गया। अब हमें मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस निकालना है। ठीक, सो लेट्स कैलकुलेट मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मॉनेटरी गेन या फिर मॉनेटरी लॉस। तो मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस के लिए हमने बताया था कि हमें एक पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। ठीक, देन वी हैव ओपनिंग बैलेंस, देन वी हैव क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, देन वी हैव बेस इंडेक्स, देन वी हैव इंक्रीज इंडेक्स, देन वी हैव टोटल इंडेक्स वैल्यू, फिर यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट और यहाँ पे नेट इनकम या गेन। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बना के देखा भी था, तो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक, पर्टिकुलर के बाद से हमारे यहाँ पे होगा ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे होगा क्लोजिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे हमारा होगा बेस का इंडेक्सेशन, बेस इंडेक्स, उसके बाद से इंक्रीज का या डिक्रीज का इंडेक्सेशन, तो इंक्रीज इंडेक्स, फिर हमारे पास होगा यहाँ पे बेस इंडेक्स और इंक्रीज इंडेक्स के बाद से होगा यहाँ पे टोटल वैल्यू इंडेक्सेशन की, देन वी हैव क्लोजिंग अमाउंट और यहां पे नेट इंक्रीज या डिक्रीज या नेट इफेक्ट। ठीक, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। इफ देयर इज एनी इश्यू देन वी कैन रीएडजस्ट दैट। सो आई गेस नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं किसकी इसकी। सो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास ओपनिंग तो दिया हुआ है किसका किसका, डेटर का और कैश का। तो यहां पे हमने लिख दिया कैश और यहां पे लिख दिया हमने डेटर। क्रेडिटर्स में हमारे पास 10% डिबेंचर और क्रेडिटर्स है, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया क्रेडिटर्स और यहां पे 10% डिबेंचर। ठीक, अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग तो हमको सबको दिया है। हमारे पास ओपनिंग है किसका, हमारे पास ओपनिंग है कैश का 1000, हमारे पास डेटर का ओपनिंग है, डेटर का ओपनिंग है 1200, हमारे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 3600 और हमारे पास 10% डिबेंचर का ओपनिंग है 6000। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेटर क्रेडिटर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब कि 1200 ये भी रहा होगा, 3600 ये भी रहा होगा क्योंकि कांस्टेंट है। डिबेंचर मेरा बढ़ा नहीं है तो ये भी उतना ही 6000 ही रहा होगा। बट कैश का मुझे क्लोजिंग नहीं दिया है, इट मींस कि मुझे कैश का क्लोजिंग चाहिए होगा। आ रही बात समझ में? ओके सर, सो पहले एक काम करते हैं, या तो हम पहले कैश का क्लोजिंग निकाल लेते हैं। तो एक छोटा सा हम अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे, कैश का अकाउंट। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग क्या बनाएंगे, कैश का अकाउंट।
सो लेट्स मेक अ स्मॉल कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट की अगर हम बात करें, कैश अकाउंट, चलिए, तो यहां पे हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ है टू बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1000। फिर इसने सेल किया है पूरा का पूरा 10,000 का। फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शायद पे किया था 800 का, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 का। हमने परचेज किया हुआ था, कैश परचेज किया था, कैश परचेज किया था 4600 का। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी चीजें तो क्लियर है जो कि हम लोगों ने परचेज किया था, और आई गेस आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, कैश परचेज हम लोगों ने किया था 4600 का। अच्छा, और बाय बैलेंस CD, मेरे पास बैलेंस CD कितना आ जाएगा? ठीक, बैलेंस CD से पहले एक बात हम आप लोग को और देखना चाहते हैं, बाय बैलेंस CD। तो पहले तो ये बताओ कितना बैलेंस CD आ जाएगा? ये आ जाएगा 11,000। ठीक, 11,000 माइनस 4600 माइनस 800, 5600। ठीक, अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम लोगों ने इंटरेस्ट भी तो पे किया है। हम लोगों ने क्या पे किया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग यहां लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। कितने का? 600 का। तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 5000 का। ये जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश का हमको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जो ओपनिंग होगा वो लिख दिया मैंने, जो सेल हमारा ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो लिख दिए, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर पे किया गया वो लिख दिए, जो परचेज हमने ड्यूरिंग द ईयर किया वो लिख दिए, और जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो भी लिखना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखे? तो ऑब्वियस ही बात है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट आवर कैश आइटम। डेप्रिसिएशन हमारा कैश आइटम तो है नहीं। जब डेप्रिसिएशन हमारा कैश आइटम नहीं है तो डेप्रिसिएशन हम यहां पे नहीं लिखेंगे। बट यस, इंटरेस्ट हैज बीन पेड, तो जब इंटरेस्ट पे हुआ है तो कैश मेरा जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट तो लिखना चाहिए था। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। We are interested या we are keen to know the net increase और decrease in cash। कितना increase हुआ और कितना decrease हुआ। But the thing is that कि ये सारी चीजें तो ड्यूरिंग द ईयर हुई, लेकिन जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो कब पे किया गया है? लास्ट डेट पर। तो जब लास्ट डेट पर पे किया गया होगा तो उसका इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं होगा। इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि 600 जो पे किया गया है वो 600 ही होगा। और हम यहां निकालना चाह रहे हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। अगर मैं यहां पे 600 लिख दूं आपके हिसाब से, तो यानी कि यहां पे 5000 हो गया। ओपनिंग कितना था? 1000, और क्लोजिंग कितना है? 5000। सर ओपनिंग है 1000 और क्लोजिंग है 5000, इसका मतलब कि मेरा नेट इंक्रीज कितना हुआ? 4000 का। तो जब हम यहां पे इंक्रीज लिख रहे होंगे तो इंक्रीज कितना लिखेंगे? 4000 से। लेकिन दिक्कत ये फंसती है कि सर ये जो 600 का पेमेंट हुआ है वो हुआ है अंतिम दिन। तो जब अंतिम दिन हुआ होगा इसका मतलब कि इंक्रीज का डिक्रीज का जो इफेक्ट है वो उससे नलिफाई हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा। एक्चुअल में आपका ड्यूरिंग द ईयर पड़ा है 4600, क्योंकि 1000 का था 5600 हो गया, यानी कि अंतिम दिन इंटरेस्ट जस्ट पे करने से पहले लास्ट डे पर आपके पास था कितना? 5600। पहले कितना था? 1000, अब कितना है? 5600, यानी कि आपके पास कितना था? ऐसे समझते हैं।
आपके पास है 1000 था और आपके पास अब कितना है 5600। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 4600 से बढ़ा ड्यूरिंग द ईयर। और जब अंतिम दिन आया 31 तारीख को पूरा बढ़ा 4600 और जब 31 तारीख आया तो आपने 600 पे कर दिया। इसका मतलब कि आपका इंक्रीज डिक्रीज पूरे साल भर कितना रहा होगा 4600 का, क्योंकि 600 तो हम अंतिम दिन पे कर रहे हैं ना। तो जब अंतिम दिन पे कर रहे होंगे इसका मतलब कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर रहा होगा 4600। 600 अंतिम दिन पे किए यानी कि नेट इफेक्ट तो है 4000, नेट इंक्रीज है 4000। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग की बात करें पूरे साल भर में कितना बढ़ा है तो साल भर में आपका 4600 बढ़ा होगा ना कि 4000। कहानी को समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अंतिम दिन उसने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कि अंतिम दिन से पहले 4600 का मेरा इंक्रीज रहा होगा, 1000 का कैश ओपनिंग और 5600 का क्लोजिंग, यानी कि नेट इंक्रीज कितना रहा होगा 4600। और जैसे ही हम 600 का इंटरेस्ट लिखेंगे अब मेरा नेट इंक्रीज कितना हो जाएगा 4000। तो यहां मुझे इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट अगर लेना होगा तो मैं जो लास्ट डे पे जो पेमेंट हुआ होगा उसको हटा दूंगा। इसीलिए मैंने यहां पे इंटरेस्ट नहीं लिखा है, यहां पे मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा। अब जल्दी से बताओ कितना इंक्रीज हुआ होगा? सर यहां पे इंक्रीज हुआ होगा 4600 का। कितने का इंक्रीज? 5600 का क्लोजिंग और 1000। यानी कि जब मैं ये मॉनेटरी लॉस या प्रॉफिट निकाल रहा हूंगा, जब मैं ये मॉनेटरी लॉस या प्रॉफिट निकाल रहा हूंगा तब वहां पे मेरा क्लोजिंग कितना दिखेगा? सर वहां पे मेरा क्लोजिंग दिखेगा 5600 का। कुछ मामला समझ में आ रहा है? जब मैं यहां पे मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस निकाल रहा हूंगा ड्यूरिंग द ईयर का तो वहां पे मैं क्लोजिंग कितना लिखूंगा 5600 का। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज देखने में इंटरेस्टेड हूं, ना कि मुझे क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। What will be the closing balance? We are not interested to know about that. We are keen to know what is the net increase or decrease during the year. So when we say that the interest has been paid on the last date, it means कि the payment done on the last day will be ignored and hence the difference of 4600 will be there. 1000 and 5600. So the difference will be 4600, which will be your increase or decrease. Okay sir. Now अब हम इसका इंडेक्सेशन करते हैं। सर इंडेक्सेशन हम लोग को पता है यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। एक का बस मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1000 बेस का इंटू 300 बटे में 200, क्योंकि ओपनिंग है। ठीक, एक का मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। तो 1000 इंटू 30 अपॉन में 20, ये आ जाएगा 1500। 1500 का बेस हो गया। बताओ इंक्रीज कितने का हुआ है? सर इंक्रीज हुआ है 4600 का। तो 4600 इंटू 300 बटे में 240, क्योंकि एवरेज लेंगे। तो 4600 इंटू 300 बटे में 240 यानी कि 5750। 5750 टोटल वैल्यू इंक्रीज कितनी हो जाएगी? सर 1550 और ये 7250 की। क्लोजिंग बैलेंस कितना लेंगे? हाँ मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है 5000 का, लेकिन फिर भी हम कितना लिखेंगे 5600, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, बट वी आर इंटरेस्टेड दैट हाउ मच हैज बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5600 का। तो क्लोजिंग बैलेंस विल बी 5600। तो 7 to 600 बना 1650. So we have net effect 1650 will be our monetary loss. Now same with this 1200 इंटू 300 बटे में 240। ठीक, सो 1200 इंटू 300 बटे में 240 इट विल बी 1500। ठीक, और अब मुझे पता है कि यहां पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो ये इतना ही रहेगा। टोटल वैल्यू विल बी योर 1500। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? सॉरी ओपनिंग में सॉरी ये 200 होगा, 300 बटे में 200 तो इट विल बी 1800। सॉरी देन वी विल हैव 1800। क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास था 1200, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 600। सो द टोटल अमाउंट विल बी
7250 प्लस 1800 9050 और 5600 प्लस 1200 6800. So the net effect will be 2250. 2250 का मेरे को मॉनेटरी लॉस हुआ, क्योंकि मुझे मिलना चाहिए था 9050, लेकिन मुझे मिल कितना रहा, सिर्फ 6800. सो दिस विल बी आवर 2250 विल बी आवर मॉनेटरी लॉस. ठीक, द सेम कैलकुलेशन विल बी विथ क्रेडिटर्स एंड रूबी. So we have creditors and we have debentures. ठीक, तो क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स की बात कर ले. तो क्रेडिटर्स हमारे पास थे 6000 और 3600. तो 3600 के शुरू में भी थे और 3600 के क्लोजिंग भी थे. 6000 के शुरू में भी थे और 6000 के अब भी थे. तो इनको बस हम ओपनिंग रेट से कर दें. तो बस मैं सीधे अमाउंट लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना. 3600 बटे में 200 इंटू 300. 5400. It will be 5400. There is no increase decrease, so it will be 5400. The closing amount was 3600. So the difference will be 1800. The same will apply with this also. 6000 divided by 200 multiplied by 300. 9000. There is no increase decrease. 9000. Then we have closing balance as 6000. So the difference is 3000. So the overall amount will be 4800. ठीक, तो 9 5 14400 और 6 3 9600. ठीक, सो 4800 का ये और 2250, यानी कि 4800 माइनस 2250, वी हैव 2550. सो नेट मॉनेटरी गेन विल बी, क्योंकि मुझे मॉनेटरी गेन होगा, 4800 का मुझे गेन हुआ और 2250 का मुझे लॉस हुआ. सो वी हैव मॉनेटरी गेन, और मॉनेटरी गेन हमारा कितना आ जाएगा, मॉनेटरी गेन हमारा आ जाएगा 2550 सॉरी 2550. इज इट क्लियर? मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी लॉस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ओके. सो ये जो मॉनेटरी गेन आया है मुझे, ये हमारे किस में ऐड हो जाएगा, इनकम में. सो हमारे पास इनकम थी कितनी, हमारे पास इनकम थी 1800 की. तो इस 1800 में ये जो हमको मॉनेटरी गेन हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 2550 विल बी एडेड. सो इट विल बिकम 1800 प्लस 2550, इट विल बिकम 4350. और ये हमारा हो जाएगा इनकम, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी. ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश का क्लोजिंग बैलेंस. अब जरा बताओ, बैलेंस शीट में जब क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे कैश का तो कितना जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितने का, 600 का. और जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे बैलेंस शीट में जाएगी, जो क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे बैलेंस शीट में जाएगी वो कितनी जाएगी, 5000. ठीक, काम खत्म. तो अब अगर हम बैलेंस शीट बना ले तो हमारा काम खत्म हो जाएगा. हाँ सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगा. सो लेट्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. अब हम एक क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट. ठीक है,
ओके, तो आई गेस हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश अकाउंट आप आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। सो कैश अकाउंट आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, देन वी विल मेक बैलेंस शीट। याद रखिएगा कैश अकाउंट में जो मेरा बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, 5000 का, यानी कि जो बैलेंस शीट बनेगा वो कितने का बनेगा, 5000 का। तो चलिए अब हम बनाते हैं लास्ट अपना पोर्शन, जो कि हमारा है रीस्टेटेड बैलेंस शीट। ये लास्ट चीज है हमारा। सो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। आप इसको नए पुराने किसी फॉर्मेट से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको नए फॉर्मेट से ही बनाना हो, आप इसको पुराने फॉर्मेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इक्विटी की। ठीक, इक्विटी हमको शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10,000, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10,000, और हमें पता है कि ये ओपनिंग रेट से जाता है। तो ओपनिंग रेट सर हमारे पास था 300 बटे में 200, यानी कि 10,000 इंटू 300 बटे में 200, इट विल बी 15,000। ठीक है, अच्छा हमारे पास नेट इनकम आई है कितने की, 543, यानी यहां पे हम लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में कितना डाल देंगे, ये वाला अमाउंट 4350 जो इनकम हुई है। क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज होगा नहीं, सॉरी डिबेंचर्स में कोई चेंज होगा नहीं, तो डिबेंचर हमारे पास थे, डिबेंचर वी हैव 6000, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 6000, और क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है बिकॉज ये आर मनी वैल्यू आइटम, मॉनेटरी आइटम, तो ये भी कितना होगा 3600। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसेट साइड में मशीन की। तो मशीन हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो मशीन हमारे पास थी कितने की, 15,000 की, तो 15,000 इंटू 300 बटे में 200, तो 15,000 इंटू 300 बटे में 200, ये आ जाएगा 22,500। ये कितना आ जाएगा 22,500, और उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन शायद हम लोगों ने निकाला था, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला था, आया था 2250, तो यहां पे हम कितना लिख देंगे माइनस 2250, तो ये आ जाएगा आपका 22,500 माइनस 20,250, 20,250। अच्छा मशीन हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है कितने का, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2000, और 2000 की वैल्यू कितनी आई है 2500, तो यही 2500 की वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2500। ठीक, अच्छा देन वी हैव कैश एंड डेटर, और कैश एंड डेटर में तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो कैश में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो 5000 निकाले थे वो हो जाएगा, और डेटर जो है डेटर में कोई चीज नहीं होगा, तो डेटर हमारे पास कितने थे 1200 के डेटर थे, तो उसको 1200 ही लिखेंगे। ठीक, अब इस साइड को टोटल कर लेते हैं और इस साइड को टोटल कर लेते हैं। सो वी हैव 15,000 प्लस 4,350 प्लस 9600, वी हैव 28,950, 28,950 20,250 प्लस 7500 प्लस 1200, 28,950। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक, और ये हमारा था ओवरऑल क्वेश्चन, यानी कि अगर हम इतना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं रीएडजस्ट कर देता हूं। ओके, चलिए तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट को सबसे पहले हम इस एवरेज ओपनिंग या जो भी क्लोजिंग रेट होगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आएगी। ठीक, हमारे पास क्या फिगर आएगी, ये सारी फिगर आ जाएंगी। ठीक, और अब इन फिगर की मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपना नेट इनकम।
तो नेट इनकम पहले हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद से हमें एक चार्ट बनाना होगा मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस का। मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस का जो हमारा अकाउंट बनता है, जो भी वर्किंग होती है, वो होती है कैश, डेटर, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, लोन के लिए। यानी कि ऐसी चीजें जिसमें हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है या जो भी एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से पेमेंट होता है। तो जितने भी मॉनेटरी एसेट्स होते हैं उनके लिए ये टेबल बनाएंगे। टेबल से हमारा निकल जाएगा मॉनेटरी लॉस या फिर मॉनेटरी गेन। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा, फिर बेस इंडेक्स कर लेंगे यानी कि ओपनिंग रेट से इंडेक्सेशन कर देंगे, फिर इंक्रीज डिक्रीज जो हुआ होगा उसका इंडेक्सेशन कर देंगे। उसके बेसिस पे फिर इन दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे क्लोजिंग वाला अमाउंट, तो हमारा आ जाएगा नेट इफेक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने शायद एक तो वीडियो और पूरे अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, तो मॉनेटरी गेन हम लॉस आया मेरा 2250 का और मॉनेटरी गेन आया 4800 का। 2250 में से मैंने 4800 माइनस कर दिया यानी कि 2550 का मेरे पास मॉनेटरी गेन आ गया। सर अगर इसी क्वेश्चन में मॉनेटरी लॉस होता, तो अगर मॉनेटरी लॉस आता तो फिर हम इनकम में उसको माइनस करते, बट चूंकि हमें गेन आया है इसीलिए हम इनकम में वो गेन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन वी हैव 4350 का मेरे पास इनकम आई। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मुझे पता है कि ये सारे के सारे किस बैलेंस पे होंगे, ओपनिंग पे होंगे। तो इक्विटी को मैंने ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया। रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ बैलेंस था नहीं, तो मैंने जितनी भी इनकम थी उसको कहां डाल दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में। डिबेंचर और क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज दे आर मॉनेटरी आइटम। मशीन को मैंने ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन को मैंने ओपनिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसमें से इसको माइनस करके बुक वैल्यू निकाल दिया। देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर चुके थे। ठीक, एंड देन वी हैव कैश, क्लोजिंग बैलेंस। कैश के लिए मैंने बताया था कि हमारा विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा था 5600, तो हम यहां लिखेंगे 5600। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो किस दिन पे हुआ है, लास्ट डेट पे, और हम यहां पे इंटरेस्टेड होते हैं निकालने के लिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसलिए मैंने 5600 यहां लिखा। लेकिन जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो 5600 का कैश था जिसमें से 600 मैंने इंटरेस्ट का पे किया। इट मींस कि वी हैव कैश ऑफ ₹5000 विथ अस। देन वी हैव डेटर, और डेटर का मेरे पास 1200 का बैलेंस है, और इस तरीके से हमने उसको बना लिया। ठीक, आई डोंट थिंक कि इससे टिपिकल कोई क्वेश्चन अभी इस लेवल पे आपसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का बनेगा, बट देन ऑल्सो अगर आप लोग को किसी भी तरह का इशू है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में या कहीं भी आप उसको मुझे भेज सकते हो। मैंने अपना नंबर भी दिया, तो आप वहां भी मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक, सो आई डोंट थिंक कि अब कोई इशू होगा। ठीक, आप इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक, जिसमें हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, और उसके बाद से हमारा करंट वैल्यू मेथड है। ठीक, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।